हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिस्टोग्राफी की श्रृंखला में इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और वह है आपका ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की अगर हम बात करें तो जो भारत का ताम्रपाषाण काल है, इस ताम्रपाषाण काल के दौरान भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह संस्कृतियाँ विकसित हुई, जिनकी खुद की अपनी कुछ विशेषताएँ थी। यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका जो ये ताम्रपाषाण काल था, इस ताम्रपाषाण काल को चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। यानी कि अब पाषाण उपकरणों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग साथ में होने लगा और इस वजह से इस काल को हम ताम्रपाषाण काल अर्थात चैल्कोलिथिक एज कहने लगे। इसी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वीजी चाइल्ड द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम था व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। और इस पुस्तक में ये कहा जाता है कि तांबे का जो प्रयोग है वो किस तरीके से हुआ और किस तरीके से इसकी एक तरीके से हिस्ट्री मानी जाती है, उसका पूरा का पूरा वर्णन इस पुस्तक में वीजी चाइल्ड द्वारा किया गया। यहाँ पर अगर हम ताम्रपाषाण काल की विशेषताओं के संदर्भ में बात करें तो ताम्रपाषाण काल की विशेषता जो मुख्यतः जो मानी जाती है कि पहली तो चीज़ ये मानी जाती है कि यह एक पूर्णतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। यानी कि आप इसे ग्रामीण सभ्यता का नाम दे सकते हो। और जब ये ग्रामीण सभ्यता थी जहाँ पर कृषि और पशुपालन पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में था, यहाँ पर हमें शहरी तत्व यानी कि व्यापार वाणिज्य का कोई किसी प्रकार का इफेक्ट या प्रभाव दिखाई नहीं देता। दूसरे संदर्भ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लाल काले मृदमांड का प्रयोग किया जाता था और इन मृदमांडों पर अलग अलग प्रकार की जो आकृति है वह उकेरी जाती थी। तो ये जो आपका ताम्रपाषाण काल की ये जो विशेषताएं थी, ये विशेषताएं अपने आप को इसे एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की स्थापित करने का प्रयास करती थी। इस काल में हमें लेखन कला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती और उसी के साथ साथ कांसे के प्रयोग के संदर्भ में यहाँ पर कोई किसी तरीके की बात नहीं होती। यहाँ के जो मकान थे वह गर्ता हाउस यानी कि ज़मीन के नीचे बनाए जाने की भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आपके ये कहा जाता है कि जो ताम्रपाषाण काल था, ये ताम्रपाषाण काल अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताओं के संदर्भ में माना जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये जो ताम्रपाषाण काल है, ये ताम्रपाषाण काल विकसित हुआ और ये अपने नाम से अलग ही रूप से फेमस हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में ताम्रपाषाण काल की कौन कौन सी संस्कृतियाँ थी, इसको लेकर द्विलिकर नामक एक विद्वान थे। उन विद्वान ने भारत में 6 जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ थी उनके संदर्भ में बात की। अगर हम बात करें, सबसे पहले जो संस्कृति आती है आहड़ संस्कृति। और आहड़ संस्कृति जिसे आप बनास नदी के तट पर डेवलप हुई और इस वजह से इसे हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। और इसका जो केंद्र था वो आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है, वहाँ पर आपके आहड़ यानी कि बनास संस्कृति डेवलप होती है। दूसरा जो ताम्रपाषाण का जो केंद्र बनता है आपका मालवा संस्कृति। और ये मालवा जिसका प्रमुख केंद्र कायथा माना जाता है और ये जो कायथा है के नाम से जो डेवलप हुआ ये कायथा संस्कृति, और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो आपका वर्तमान का मध्य प्रदेश माना जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पर इस ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति को जब हम यूपी में ले जाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में आप ले जाते हो, तो इसे गंगा दोआब संस्कृति के संबोधित करोगे। गंगा दोआब संस्कृति के संबोधित करोगे और इसका जो कार्यक्षेत्र है वो आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश और इसके अलावा उड़ीसा और बंगाल के कुछ सेक्टरों में भी माना जाता है। तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे आप गुजरात में जाते हो तो यहाँ पर यह प्रभास संस्कृति के रूप में डेवलप हुई और ये जो प्रभास संस्कृति का जो केंद्र है वो आपके गुजरात में रहा। लोथल, रंगपुर, प्रभास जो क्षेत्र थे और सोमनाथ वह क्षेत्र आपकी इस प्रभास संस्कृति के अंग माने जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके महाराष्ट्र में इस संस्कृति को जारवे संस्कृति के संबंधित किया गया। जोरवी संस्कृति जिसका केंद्र आपके महाराष्ट्र में माना जाता है। छठी और महत्वपूर्ण जो संस्कृति है वो आपके डेक्कन संस्कृति के नाम से मानी जाती है और इस डेक्कन संस्कृति का जो केंद्र है वर्तमान आपका कर्नाटक क्षेत्र माना जाता है। तो ये 6 प्रकार की संस्कृतियां हैं जो भारत में ताम्रपाषाण कालिक जो काल है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। हमें इस संस्कृति के अनेक अलग अलग रूप कहाँ पर इनके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं
उस पर हमें सविस्तार वर्णन करना है और इनके इस संस्कृति की क्या विशेषता मानी जाती है उस पर हमें उन 6 संस्कृतियों के बारे में डिटेल में देखनी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपकी संस्कृतियाँ थी वो आपके बनास जो आपके राजस्थान में केंद्रित है, मालवा जो आपके मध्य प्रदेश में केंद्रित है, प्रभास जो आपके गुजरात में केंद्रित है, गंगा दोआब जो आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और हरियाणा तक के बहुत से क्षेत्रों में फैली हुई थी, और जॉर्वे जो आपके महाराष्ट्र और डेक्कन संस्कृति, ये वो संस्कृतियाँ हैं जो आपके भारत में ताम्र युगीन संस्कृति यानी कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम इस पर एक 1 to 1 पॉइंट और इनके प्रमुख स्थलों पर बात करेंगे। बनास संस्कृति, बनास संस्कृति के कौन कौन से स्थल हैं उस पर अगर हम यहाँ पर देखें तो सामान्यतः बनास संस्कृति के 3 केंद्र माने जाते हैं, लेकिन हम इसे बनास संस्कृति क्यों कहते हैं इस पर थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ये कहा जाता है कि जो आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान है उस दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है बनास, और इस दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में इस बनास नदी और इसके सहायक जो नदियां हैं उसके तट पर जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ डेवलप हुई उसे हम बनास संस्कृति के नाम से माने जाते हैं। और इनका जो प्रमुख क्षेत्र माना जाता है वह माना जाता है आहड़, इसका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है आहड़। और आहड़ में इस संस्कृति का बहुत अधिक यानी कि इस संस्कृति की जो प्रमुख विशेषताएं या इस संस्कृति की जो का जो प्रतिनिधित्व है यह आहड़ करता है, इस वजह से इस बनास संस्कृतियों को हम आहड़ संस्कृति कह के भी संबोधित करते हैं। तो पहला केंद्र ये आपके वर्तमान उदयपुर के नज़दीक है आहड़, वहाँ पर इसका माना जाता है। दूसरा आपके गिलुंड जहाँ से आपकी बनास नदी की शुरुआत मानी जाती है और वहाँ पर भी इस संस्कृति के अवशेष मिले जो बनास नदी के तट पर है, और गिलुंड। और दूसरा अगर हम बात करें बागोर, ये जो वर्तमान भीलवाड़ा में कोठारी नदी जो कि एक बनास नदी की सहायक नदी है उसके तट पर स्थित है बागोर, यह भी आपके बनास संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये 3 केंद्र माने जाते हैं जो इस बनास या आहड़ संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपके उदयपुर में है, गिलुंड आपके उदयपुर के राजस्थान के राजसमंद में है, और बागोर आपके भीलवाड़ा में है। अगर हम नदियों के संदर्भ में बात करें तो जो आपका आहड़ है वो बेडस नदी के तट पर है, गिलुंड आपके बनास नदी के तट पर है, और जो बागोर है वो आपकी कोटारी नदी के तट पर है जो बाद में बनास नदी में सम्मिलित हो जाती है। अब इस बनास संस्कृति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये बनास संस्कृति पूर्णतः एक तरीके से आपकी ग्रामीण संस्कृति मानी जाती है, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यहाँ के जो मकान बने हुए हैं वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली की यहाँ पर हमें प्रभाव दिखाई देते हैं जो कि पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली पर आधारित था। तो ये आपकी आहड़ संस्कृति है। दूसरा चीज़ यहाँ पर हमें वृषभ आकृति यानी कि मिट्टी के बने हुए मर्दभांड के अवशेष भी हमें बहुत अधिक प्राप्त होते हैं जो कि काले कृष्ण लोहित या दूसरे प्रकार के रंग के थे जिन पर सफ़ेद रंग की आकृतियाँ उकेरी जाती थी। तो इन उन्नत प्रकार के मर्दभांडों के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। दूसरा अगर ये सबसे प्रमुख मानी जाती है मिट्टी के बने हुए वृषभ आकृतियाँ, वृषभ पुल जिसे आप बुल भी कहते हो, यह आपके इन तीनों केंद्रों पर प्राप्त हुई। इस वजह से इस वृषभ को एक नाम दिया गया पुरातत्वविदों ने और वह कहा गया बनासियन बुल। तो ये आपके बनासियन संस्कृति या फिर बनास संस्कृति का केंद्र माना जाता है। इस बनास संस्कृति की विशेषता मानी जाती है। अब इस बनास संस्कृति की अगर हम बात करें तो वैसे इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1952 में की थी और बाद में SD सांकलिया द्वारा इसका विशेष उत्खनन करवाया गया। और इस प्रकार ये जो बनास संस्कृति वो आपके ताम्रयुगीन संस्कृति, भारत की ताम्रयुगीन संस्कृति का, ताम्र पाषाणी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। आगे हम मालवा संस्कृति पर बात करते हैं। तो मालवा संस्कृति जनरली आपकी काली सिंध नदी पर काली सिंध और नर्मदा नदी के तट पर डेवलप हुई, लेकिन इसका जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा का पूरा आपके मालवा में सबसे ज़्यादा रहा। इस वजह से ये कहा जाता है कि इसे हम मालवा संस्कृति के संबोधित करते हैं। यहाँ पर ये जो मालवा संस्कृति है, इस मालवा संस्कृति के आपके 2 केंद्र हुए। एक तो हुआ कायथा और एक जो केंद्र माना जाता है आपके नौदा टोली। ये 2 केंद्र ये कहा जाता है कि आपके मालवा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम मालवा संस्कृति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो
आपके जो कायथा और इस पर थोड़ा हम डिस्कस करें उससे पहले अगर हम बात करें तो ये जो मालवा संस्कृति है, यहाँ पर लाल और काले मृदभांड जिन पर सफ़ेद रंग की आकृतियाँ उकेरी जाती थी, ये इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इस वजह से इन मृदभांडों को जो यहाँ पर प्राप्त होते हैं, इन्हें हम मालवा मृदभांड की संज्ञा भी देते हैं। अब आते हैं हम कायथा पर। कायथा ये कहा जाता है कि वी.एस. वाकणकर, जिनके द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी, उन्हीं के द्वारा इस कायथा जो पुरातात्विक स्थल है इसकी खोज की गई और इसका उत्खनन किया गया। ये जो कायथा पुरातत्व स्थल है, यह 5 स्तरों में हमें प्राप्त होता है, जिसके जो 3 स्तर हैं वो पूर्ण रूप से ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित माने करें तो आपके जो कायथा है वो वर्तमान उज्जैन के निकट कालीसिंध नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख स्थल माना जाता है। और यहाँ के जो आवास हैं वो वर्ताकार और आयताकार रूप में निर्मित हैं। और दूसरी चीज़ अगर इस संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पर बांस और गट्ठे से बने हुए यहाँ पर छत के अवशेष प्राप्त होते हैं और उसी के साथ तांबे के उपकरण भी यहाँ से बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुए। इस कायथा के क्षेत्र में चाप निर्मित मृदभांड जो यहाँ की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। उसी के अलावा यहाँ पर कुल्हाड़ी और छेनी के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए जो कि तांबे के बने हुए थे। तो कायथा एक आपका ताम्रपाषाण कालिक का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है मालवा का। इस वजह से मालवा संस्कृति को कायथा संस्कृति के भी संबोधित किया जाता है। इसका अगला जो केंद्र आता है आपके नवदा टोली। नवदा टोली यह आपके नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस एशिया महाद्वीप का सबसे विस्तृत ताम्रपाषाण कालिक का उत्खनित क्षेत्र माना जाता है। और इस नवदा टोली के संदर्भ में यहाँ से हमें लाल काले मृदभांड के स्पष्ट साक्ष्य, सबसे अधिक साक्ष्य मिलते हैं और इस मृदभांडों को हम मालवा मृदभांड कह के संबोधित करते हैं। उसके अलावा यहाँ से वर्ताकार और आयताकार आवास जो हमें कायथा से मिले हैं, उसी प्रकार के आवास हमें नवदा टोली से भी प्राप्त होते हैं। इस नवदा टोली में जो फर्श है वह फर्श और जो मकानों की जो दीवारें हैं वो चूने के लेप द्वारा निर्मित की गई और तांबे के उपकरण यहाँ पर बहुतायत में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आपके मालवा संस्कृति के 2 केंद्र हो गए। अगला हम बात करते हैं गंगा दोआब क्षेत्र की। यह भारत में ये संस्कृति का वह हिस्सा है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का वह हिस्सा है जो भारत के सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो आपके बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों से लेकर आपके पश्चिम में हरियाणा तक और उत्तर में बिहार के बहुत से क्षेत्र, बिहार के तट से होकर दक्षिण में आपके मध्य प्रदेश तक के बहुत से क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस गंगा दोआब संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र है उसमें एक आपका है बिठूर, गुंगेरिया, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर। ये वो स्थल है जिनका गंगा दोआब संस्कृति से संबंध माना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इस गंगा दोआब संस्कृति के जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो आपके कानपुर के निकट बिठूर से प्राप्त होते हैं। बिठूर से हमें कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं और उसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो ताम्र उपकरण है वो आपके मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुए और यहाँ से हमें 124 तांबे की उपकरण तथा 102 चांदी की पत्तलें प्राप्त होती हैं और यह आपके ताम्र उपकरण का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसके अलावा अंतरजी खेड़ा और आलमगीरपुर ये दोनों भी आपके ताम्र उपकरण के प्रमुख केंद्र, इस गंगा दोआब संस्कृति के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अंतरजी खेड़ा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भारत का वही स्थल है जहाँ से हमें सबसे पहले लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और यहाँ के जो मृदभांड है एक विशिष्ट कलात्मक प्रकृति के प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आपका जो गंगा दोआब क्षेत्र है वह गंगा दोआब क्षेत्र भी ताम्र संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। गंगा नदी के तट का प्रमुख क्षेत्र यह इस के अंतर्गत सम्मिलित है। कंप्लीट हो चुकी थी। हेलो फ्रेंड्स, अपनी 3 संस्कृतियाँ कंप्लीट हो चुकी थी और जिनका संबंध ताम्रपाषाण कालिक से माना जाता है, बनास, मालवा और गंगा दोआब संस्कृति। उसके बाद आपके गुजरात के अगर हम बात करें
तो गुजरात की जो संस्कृति थी उसे आप प्रभास संस्कृति कहते थे। प्रभास संस्कृति के अगर संदर्भ में हम बात करें तो इस प्रभास संस्कृति का जो संबंध है मोस्ट ऑफ आपकी बनास संस्कृति से माना जाता है। जिस प्रकार के मृतभांड और जो ताम्र उपकरण है आपके बनास संस्कृति से प्राप्त होते हैं, उसी तरीके के जो ताम्र और मृतभांड है, ताम्र उपकरण और मृतभांड है, वो आपके प्रभास से प्राप्त होते हैं। अगर हम प्रभास के संदर्भ में बात करें तो इस प्रभास संस्कृति के अंतर्गत आपके जो प्रमुख क्षेत्र थे वह रंगपुर, लोथल और सोमनाथ माने जाते हैं। यहाँ से हमें प्रभास संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। पर्याप्त रूप से ताम्र उपकरणों की प्राप्ति हुई। यह गुजरात की प्रमुख संस्कृति ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति मानी जाती है। उसके बाद अगली संस्कृति आपकी आती है जारवी संस्कृति। जारवी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस जारवी संस्कृति का जो मुख्य केंद्र था वो आपके महाराष्ट्र का अहमदनगर था, लेकिन उसके अलावा आपके जो पुणे जिला है उसकी चंदौली, इनामगांव जो केंद्र है वहाँ से भी हमें इस संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। मोस्ट ऑफ अगर बात की जाए तो जारवी संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र है वह महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला माना जाता है और यहाँ पर इसके जो 3 केंद्र हमें प्राप्त होते हैं, एक तो देमाबाद, इनामगांव और नेवासा। जारवी संस्कृति के 3 प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देमाबाद के बारे में बात करें तो देमाबाद जारवी संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है और आगे जाकर यह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का भी आधार बनता है। यहाँ की जो प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो दायमा रूप से हमें तांबे के बने हुए 4 उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। पहला तो अगर हम बात करें तो आपके एक रथ, तांबे का बना हुआ रथ और तांबे के बने हुए हाथी, गेंडा और सांड की आकृतियाँ हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये देमाबाद की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। देमाबाद से हमें 3 चरणों में ताम्रकालीन जो संस्कृति है या काल है उसके अवशेष प्राप्त होते हैं। और उसी संदर्भ में अगर हम बात करें इनामगांव जो आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इस इनामगांव से भी ताम्र के पर्याप्त साक्ष्य माने जाते हैं और ये गोदावरी के तट पर स्थित सबसे बड़ा उत्खनन स्थल माना जाता है। यहाँ के इनामगांव के साक्ष्यों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इस इनामगांव से हमें कृषि के भी पर्याप्त रूप से अवशेष प्राप्त होते हैं। नेवासा के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ से नैदानिक मृतभांड जो इसकी प्रमुख विशेषता माने जाते हैं। उसके अलावा यहाँ से पटसन की खेती के हमें पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इस तरीके से आपके जौरवी संस्कृति मानी जाती है और इस ताम्रपाषाण काल की इन संस्कृति जिनका संबंध आपके महाराष्ट्र से माना जाता है, यह आगे जाकर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का आधार तैयार करते हैं। डेक्कन संस्कृति मानी जाती है और इस डेक्कन संस्कृति का संबंध माना जाता है आपके कर्नाटक में। और इस डेक्कन संस्कृति में मास्की, ब्रह्मगिरी, कोडेक्कल, पेडोटोली ये जो प्रमुख स्थल माने जाते हैं जिनका संबंध आपके डेक्कन संस्कृति से माना जाता है। और इस डेक्कन संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है अंश टेले अर्थात भस्म अवशेषों की राख या भस्म अवशेष इस डेक्कन संस्कृति के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। यहाँ से ये कहा जाता है कि जिस तरीके से हमने नवपाषाण काल के संदर्भ में बात की है, उसी नवपाषाण काल का जो समय है वह डेक्कन संस्कृति का काल माना जाता है। तो इस डेक्कन संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो अंश टीलों के संदर्भ में है, जिनके बारे में हम नवपाषाण काल में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार ये आपकी ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ मानी जाती है और इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों में जो मानवीय जीवन था वो किस तरीके से था और ये प्रौद्योगिकी या उद्योग किस प्रकार थे उस पर हम अगली बात करते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि इस काल में धर्म का प्रादुर्भाव था या नहीं। यहाँ से हमें वृषभ और मातृ देवी की पूजा के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। आहड़ में हमें वृषभ पूजा की पर्याप्त रूप से साक्ष्य प्राप्त होते हैं और वहाँ से वृषभ की बनी हुई एक मिट्टी की बनी हुई वृषभ आकृतियाँ मिली हैं जिन्हें बनासियन बुल के संबोधित किया गया है। उसी के अलावा ये कहा जाता है कि सिर कटी हुई आदि मातृ देवी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है
और मालवा संस्कृति से हमें एक सिर कटे हुए जानवर का सिर लगा हुआ एक मानव आकृति प्राप्त होती है, जिसके संदर्भ में कहा गया है कि यह गणेश की मूर्ति हुआ करती थी, जो इसकी गणेश पूजा की साक्ष्य हमें प्रदान करती है। उसी तरह से अगर यहाँ की प्रौद्योगिकी को लेकर संदर्भ बात करें तो यहाँ से मृत भांडों का पर्याप्त विकास हो चुका था और इन मृत भांडों ने मानवीय जीवन को एक तरीके से एक प्रौद्योगिकी डेवलप करने की सहायता प्रदान की थी। इन मृत भांडों का जो निर्माण था उन्हें आग से पकाया जाता था और इस तपाने का जो टेम्परेचर हुआ करता था वो टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अलग अलग चीज़ें जानकारी में हमें प्राप्त होती हैं। प्रौद्योगिकी यहाँ के जो मृतभांड थे वो 2 प्रकार के हुआ करते थे। एक तो श्वेत दूसर कृष्ण पालित दूसर मृतभांड और एक लाल काले मृतभांडों के यहाँ पर हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ के इसी संदर्भ में अगर बात की जाए तो इन श्वेत दूसर जो मृतभांड थे ये आहार सभ्यता यानी कि आहार संस्कृति के प्रमुख अवशेष माने जाते हैं। यहाँ के जो श्वेत दूसर जो मृतभांड थे इनके संदर्भ में अगर बात की जाए तो काले रंग से इनका लेप किया जाता था और उसके बाद इन्हें सफ़ेद जो कलाकृतियाँ हैं या सफ़ेद चित्र से इन मृतभांडों का चित्रण किया जाता था। उसी तरीके से अगर हम बात करें लाल काले मृतभांड जो कि आपकी मालवा मृतभांड की प्रमुख विशेषता माने जाते थे, यहाँ पर भी एक लाल मिट्टी का लेप इनके ऊपर किया जाता था, जो इसकी प्रौद्योगिकी की जो डेवलपमेंट थी, जो उन्नत अवस्था थी, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से यह आपकी ताम्रपाषाण कालिक जो सभ्यता थी या जो काल था उसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। उसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपकी जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं थी, इन सभ्यताओं में आपकी जो एग्रीकल्चर थी वो एग्रीकल्चर भी बड़ी विकसित अवस्था में हुआ करती थी। यहाँ पर बाजरा और पटसन या जो व्यापारिक फसलें थी उनके बारे में भी हमें पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस ताम्रपाषाण कालिक के बाद मानव का उत्तरोत्तर विकास होता है और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जैसी एक विशाल और सभ्यताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू।